हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हमारा पी ब्लॉक का थर्ड लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ लिया है। नाइट्रोजन फैमिली में अभी आज हमें जो फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं वो डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आज की होने वाली है ऑक्सो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो सिर्फ दो ऑक्साइड्स हैं वो याद रखते हैं, देन हम ऑक्सो एसिड्स पे बात करेंगे। तो हेडिंग है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, राइट। तो ये दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास इसके। एक होता है आपका P4O10, एक होता है P4O10 और दूसरा होता है हमारा P4O6। P4O6 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ट्राई तो नजर आ नहीं रहा है हमें, तो क्या मीनिंग है इस ट्राई का? तो मैं अभी बताता हूँ आपको। और इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो सवाल ये भी हो सकता है एग्जाम में कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कौन है इसमें से। तो ज्यादातर बच्चे क्या आंसर करेंगे जिन्हें नॉलेज नहीं होगी, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो फास्फोरस, ठीक है, पेंटा ऑक्साइड। अब ऐसा कहने का क्या पर्पज है कि यहाँ पे 10 हमें ऑक्सीजन दिख रहे हैं फिर भी मैंने पेंटा बोला है, यहाँ 6 ऑक्सीजन दिख रहे हैं फिर भी ट्राई बोला है। ट्राई का मतलब तो 3 होता है। तो आपके पास ऑप्शन में ना वहां पर ये भी होंगे कि आपको लिख के दिया जाएगा P2O5, तो आपको लगेगा कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड तो यही होना चाहिए, और सबको लगेगा तो बिना पढ़े हम कर सकते हैं। मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा कि यार ये तो बिना पढ़े मैंने ठीक कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो P4 होता है। तो P4 बनाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तभी वो फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा। तो ये राइट फार्मूले हैं और ये वाले आपके रॉन्ग फार्मूले हैं। क्लियर हो गया? तो नहीं भूलोगे मुझे लगता है, अगर एक बार देख लिया तुमने तो। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाना उतना मुश्किल नहीं है। फास्फोरस बेंजीन की तरह बनाओ। फास्फोरस ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन। इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे आप इसे। अब उसके बाद यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा, देन यहाँ पे एक फास्फोरस, देन ऑक्सीजन, और ये ऐसे। तो कुछ नीचे से ऐसे बनाना है और ये फिर एक ऑक्सीजन, राइट। ये कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है, देखो ये, फिर नीचे ये, और बीच में इनको जोड़ना है आपस में। समझ गए? तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। P O P देन O और ये। अब बाकी चीजें भी ऐसी करिए। ये O, फिर यहाँ पे एक P, देन ये O और ये P, फिर ये आपने बीच में जोड़ा, पूरा ऐसे ही है। बस अब क्या करना है, आपने यहाँ पे लगाने हैं P डबल बॉन्ड O। तो ये जो एक्स्ट्रा P है उन पे क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड O लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? P4O10। तो ये आपके हैं। अब सवाल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर पे सवाल हो सकता है। दूसरा, पीओपी लिंकेज कितनी प्रेजेंट है? पीओपी लिंकेज, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में इस पे सवाल आ चुका है इस तरीके से, पीओपी लिंकेज कितनी है, तो काउंट करो जरा। तो पीओपी लिंकेज समझ रहे हो आप लोग? ये पी, ये ओ और ये पी, ऐसे कितने बॉन्ड हैं? तो एक बॉन्ड तो ये हो गया पीओपी लिंकेज वाला, एक ही हो जाएगा पी ओ पी, ये दो हो जाएंगे ऐसी पी, चलो काउंट करते हैं। ऐसे ये पी, फिर ये ओ और ये पी, ठीक है। ऐसे ही पी ओ और ये पी, ठीक। फिर ऐसे पी ओ और ये पी, इस तरीके से आप काउंट करेंगे टोटल कितने आ जाएंगे? 6 पीओपी लिंकेज आ जाएगी, राइट। तो ये 6 पीओपी लिंकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। तो इसमें बस इतनी बातें आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं वो मैंने बताया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारे हम लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं जिसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट एलटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी। तो वो बस जैसे आप रील देखते हैं उनको देखते रहें तो आपको कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो क्या होते हैं ऑक्सो एसिड्स? वो एसिड
जिनमें H पॉजिटिव जो है वो रिलीज होता है, और वो H कहाँ से जुड़ा होता है, OH से जुड़ा होता है। जैसे एसिड तो HCl भी है, लेकिन HCl में से जो H पॉजिटिव बाहर होता है वो Cl से बाहर होता है, ऑक्सीजन से नहीं होता है, तो वो कोई ऑक्सो एसिड नहीं है, राइट। चलो फॉर्मूले देखते हैं, फिर याद करते हैं स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में और क्या क्या सवाल यहाँ से हो सकते हैं। H3PO2, H3PO3 और H3PO4, ठीक है। पहले तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आती है? बिल्कुल आती है सर। तीन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की +1 होती है, तो कितने हो गए, 3 आ गया। फॉस्फोरस को X मान लो, ऑक्सीजन की -2 होती है, दो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, +1। तो पहला सवाल तो यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं आपसे, कंपाउंड दे देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, पूछेंगे इनमें से कौन से ऑक्सो एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +3 है, +5 वटेवर, ठीक है। फिर ये 3, ये x, ये -6 इज इक्वल टू 0, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू +3। अच्छा, फॉस्फोरस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आप लोगों को? फॉस्फोरस के लास्ट में होते हैं -280, ठीक है। फॉस्फोरस के लास्ट में होते हैं 5, तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, 5। तो मैंने बोरेन, जब बोरॉन फैमिली पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था आपको कि जो इक एसिड होते हैं, जो कौन से एसिड होते हैं, इक एसिड, जिनके लास्ट में इक आता है, जैसे फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, नाइट्रिक, तो वो उस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, मैक्सिमम। तो आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर, अब जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना यार, कि H3PO4 फॉस्फोरिक है या फॉस्फोरस है, तो अगर देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एक एसिड ही होगा। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर के लिए क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। खाली स्ट्रक्चर की नॉलेज से भी सवाल होते हैं इसके, कि स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को दो बात याद रखनी। पहली बात कि ज्योमेट्रीज तो सारी टेट्राहेड्रल ही होंगी, और एक पी डबल बॉन्ड ओ कंपलसरी है, हर स्ट्रक्चर में पी डबल बॉन्ड ओ तो बनाना ही है। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंकेज बोलते हैं इसे। जैसे मैंने कहा ऑक्सो एसिड क्या होता है, अभी हमने बात करी ना, कि जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जहाँ पे H पॉजिटिव किससे बाहर होता है, O से। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे एग्जाम्पल लिखे हैं सारे H O से ही जुड़े हों, कुछ H P से भी जुड़े होंगे लेकिन वो बाहर नहीं होंगे। तो पीएच लिंकेज मे बी प्रेजेंट, अभी स्ट्रक्चर से समझ जाओगे मेरी बात, ठीक है। मे बी प्रेजेंट। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा इसमें H3PO2, तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बनाओ इसे। तो मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दी है पहले। तो ये पी डबल बॉन्ड ओ कंपलसरी है। अब आपके पास एक ही ऑक्सीजन बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पीएच लिंकेज प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन डायरेक्ट लिंकेज कितनी है, दो है, एक OH है, ठीक है। तो H सिर्फ यहाँ से बाहर हो सकता है, तो एक ही H जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो बेसिक कहलाएगा, यानी कि ये सिर्फ एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरे में क्या करोगे, एक O बढ़ा देना है, तो एक O बढ़ जाएगा तो एक OH में आ जाएगा सर, सिंपल सी बात है। ये OH, ये भी OH हो गया, यहाँ पे H है, तो फॉस्फोरस H बॉन्ड प्रेजेंट है, और कितना है इस बार, डाई बेसिक है। अब मुझे लगता है थर्ड वाला तो तुम लोग बना ही दोगे खुद। तो थर्ड वाले में क्या होगा, तीन आ जाएंगे, तो ये OH और ये OH और ये OH, ठीक है। तो ये होगा हमारा ट्राई बेसिक। तो ये कहानी है, क्लियर हुआ? अब जो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन लगे हैं ना खाली, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए, सॉरी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ एक भी नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए, ठीक है। जितने ज्यादा H हैं उतना ज्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर भी होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग बिहेवियर से तो मुश्किल है सवाल हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, और इनके स्ट्रक्चर के नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ और ऑक्सो एसिड्स पे बात करते हैं। और होता है हमारा H4P2O7, और एक होगा हमारा H4P2O6, एक होगा H4P2O8। सभी के पैटर्न एक जैसे हैं।
पहले ये वाला बनाता हूँ, ठीक है। H4P2O6। अब दो फॉस्फोरस आ गए, रहने तो टेट्राहेड्रल ही, और मैंने कहा है कि डबल बॉन्ड भी कंपलसरी है, ठीक है। अब H4P2O6 में ऑक्सीजन बराबर बराबर बांट दो, 3 ऑक्सीजन इसको मिल जाएंगे, 3 ऑक्सीजन इसे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होने वाला है, वो इस बार डायरेक्ट बॉन्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा। H कितने हैं, 4 हैं, 4 H लगा दो। तो आपसे कभी पूछ ले कि फॉस्फोरस डायरेक्ट लिंकेज किस में प्रेजेंट है, तो P4, सॉरी H4। ओके, तो डायरेक्ट लिंकेज किस में प्रेजेंट है, H4P2O6 में। अब O7 बनाओ, H4P2O7, एक ऑक्सीजन बढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, देखो मैं इसी में करता हूँ इसे, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। ये लो जी सर, बढ़ा दिया हमने, ये बन गया H4P2O7। लास्ट वाले में देखो O8, एक और ऑक्सीजन बढ़ाओ। तो एक और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए दो ऑक्सीजन लगा दो बीच में। अब दो ऑक्सीजन वाला थोड़ा यूनिक हो जाता है। तुम जानते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो कौन सी लिंकेज बोलते हैं उसे, पढ़ाया है मैंने ये भी आप लोगों को। कौन सी लिंकेज होती है, पेरोक्साइड लिंकेज। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज किसमें प्रेजेंट है, तो बता देना H4P2O8। अब एक ट्रिक और देखो, H4P2O8 में जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो X करके, कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 2X, फिर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 16 और ये 4, 12 यानी कि 6। अब मुझे बताओ क्या सल्फर की, सॉरी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5। तो पेपर में आंसर +5 ही होगा। स्ट्रक्चर से निकालना सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिक मैंने बता दी कि अगर तुमने किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा आ गई है, तो आपने आंसर मैक्सिमम वाला ही लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं तुम्हें, इसको इसको समझने के लिए, इसका नाम लिख लेना, पर ऑक्सो डाइस फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये है, देखो एग्जांपल, सल्फर का एग्जांपल है, लेकिन मैं अभी थोड़ा यहाँ से रिलेट करने के लिए दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा H2S2O8 है। जैसे तुमने कहा हाइड्रोजन 2 हो गया, फिर 2x हो गया, -16 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 -2 कितना हो गया, 14 हो गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, +7। लेकिन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो इतनी नहीं होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या होगी, +6। तो आंसर +6 ही करो। और जो इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिटल से बनते हैं, सिर्फ p पाई। याद करो, मैंने बताया था कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो कभी भी डी पाई नहीं बनाते हैं, वो p पाई ही बनाते हैं। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है, लैब में कैसे बनाया जाता है इसे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसकी ये होती है कि जब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन NaNO2 से कराई जाती है, तो कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन। बाकी पूरा मत लिखो, H2O और NaCl बाहर होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि प्योर नाइट्रोजन कैसे बनती है, तो प्योर नाइट्रोजन बनती है फ्रॉम एजाइड आयन, मतलब एजाइड कंपाउंड, AZIDE, एजाइड, ठीक है। अब एजाइड क्या होता है, देखो एजाइड होता है हमारा N3 1 नेगेटिव, 3 N है, एक ही नेगेटिव है, तो Na की वैलेंसी भी 1, N3 की भी 1, तो फॉर्मूला बनता है NaN3। तो क्या करना होता है, इसे सिंपल हीट करना होता है। हीट करने से सोडियम अलग और नाइट्रोजन गैस अलग, बैलेंस करके नहीं लिखा है, कभी सोचो कि यहाँ 3 है यहाँ 2 क्यों आ गया, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ 2 लगा दूंगा तो नाइट्रोजन कितने हो गए टोटल 6, तो यहाँ 3 लगा दो और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गए। तो ये बातें आप नाइट्रोजन के बारे में याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है NH3, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को बनाने की प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर
प्रोसेस याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। हेबर प्रोसेस, तो हेबर प्रोसेस क्या होती है? जब N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ और वो बनाता है अमोनिया। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। फिर कैटलिस्ट के नाम पे यहाँ पे होते हैं आयरन, और एमओ होता है यहाँ पर प्रमोटर। एमओ क्या होता है? प्रमोटर। ये प्रमोट करेगा आयरन को, और आयरन क्या है? इसमें कैटलिस्ट है, तो खाली कैटलिस्ट का आंसर लगाना होगा, तो आयरन या आयरन के ही कोई कंपाउंड लिखे हो सकते हैं ऑप्शन में Fe2O3, ठीक है। और एमओ क्या है? प्रमोटर, जो आयरन को इफेक्ट करेगा, रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब मुझे बताओ कि ये रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करेगी या हाई टेम्परेचर पे? देखो, जब ये रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो जब रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है यार। तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो तुम टेम्परेचर को क्या करोगे? लो। इसका रिवर्स याद रख लो, प्रेशर। प्रेशर क्या रखोगे? हाई रखोगे, ठीक है। तो इसे ली चार्टेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तरीके से समझाया जाता है। तो उस प्रिंसिपल पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कितना याद है अभी मुझे पता भी नहीं है। तो उस प्रिंसिपल को आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो बाद में पढ़ भी लोगे, तो मैं वहाँ पे रीजन भी समझा दूंगा आपको। यहाँ पे याद करना इतना ईजी रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। उसके बाद एक कंपाउंड याद रखो अमोनिया के साथ, Cu2 पॉजिटिव जो होता है वो अमोनिया के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना आपके। तो ये बनाता है CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, और ये डीप ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो डीप ब्लू कलर का हमें कंपाउंड मिल जाता है। तो ये बात हो गई इसके बारे में, और कुछ खास बात इसके बारे में तो नहीं है। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जानते ही हो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड सबने सुना है HNO3। नाइट्रस में एक ओ कम कर दो, HNO2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, इक एसिड है, तो मैं आंख बंद करके बोल देता हूँ +2 +5। अस में दो से एक ऑक्सीजन कम हुआ है तो -2 से कम हो जाएगा, तो +3 आ जाएगी, ठीक है। बना सकते हो इसको। तो ये हमारे पास इसके एसिड्स भी हो जाते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन के रिगार्डिंग, वो है आपका, उसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए अगर रिक्वायरमेंट होती तो मैं बहुत डिटेल में इसे पढ़ाता, लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है, मेरे या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट, सबसे पहली बात तो हमें हर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो टेस्ट किसके लिए है। तो ये होता है फॉर, जैसे मैंने कहा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड्स के लिए होता है। आइडोफॉर्म किसके लिए होता है? तो इस तरीके से टेस्ट का पहले ही पता होना चाहिए किसके लिए है। तो फॉर नाइट्रेट आयंस, क्या होते हैं नाइट्रेट आयंस? NO3 1 नेगेटिव। ये होता है हमारा टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर NO3 1 नेगेटिव प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर ब्राउन रिंग बनेगी क्या? किसकी होती है ब्राउन रिंग? तो इसका फॉर्मूला याद रखो, FeNO का, FeNO का, एक सेकेंड कहाँ गए, ओके। तो ये होता है तुम्हारा FeH2O का होल 5, और ये NO, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुमने आयरन की आज तक कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सुनी है? +2 +3, लेकिन +1 नहीं सुनी। तो इसमें खास बात ये है कि कौन सी होती है? +1। दूसरी बात, जो ये NO होता है ये भी इसमें कितना होता है? +1। अब तुम खुद भी चाहो तो निकाल के देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है आयरन की। देखो, Fe हो गया X, H2O हुआ 0, NO की मैंने कहा +1 होती है, और इक्वल टू में क्या है? +2। तो +1 उधर जाएगा तो क्या होगा? +2 -1, X इज इक्वल टू +1। इसलिए बड़ा खास कंपाउंड है। यहाँ पे आयरन किस में होता है? +1 में होता है। किसके लिए टेस्ट? नाइट्रेट आयंस के लिए, राइट। तो इसे कहा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट फैमिली में, और वो है ऑक्सीजन फैमिली।
तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीजन फैमिली। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। याद है, उससे टीपो कहते हैं इसे, उस से टी पो, उससे टीपो। ठीक है, तो उससे टीपो में ये दोनों तो आपके कैसे हैं, नॉन मेटल है, और ये आपके दोनों कैसे हैं, सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड्स हैं, अर्धचालक हैं। और लास्ट वाला क्या है आपका, मेटल है यानी कि धातु है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि NH2 NP4। सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो S नहीं जाएंगे, सिर्फ +4 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी किए जा सकते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होगी। क्योंकि -2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाना पसंद करेंगे। तो ये डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे वाले -2 दिखाना पसंद नहीं करेंगे। फिर +6 वाले नीचे की तरफ सबसे लास्ट वाला एलिमेंट नहीं दिखाता है, तो ये भी क्या हो जाती है, डिक्रीज डाउन। और ये क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, यानी कि जो पोलोनियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करेगा, +4 ना कि +6। क्लियर। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो आप कोई बात करने लायक रही नहीं। हमने पहले ही बात करी थी कि 15 ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, 16, क्योंकि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फिल्ड। यहाँ हाफ फिल्ड नहीं है, यहाँ हो जाएगा हाफ फिल्ड अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो। क्लियर। तो ये कहानी है इसकी। उसके बाद सल्फर के एग्जिस्टेंस की बात करें तो सल्फर का हमें जो है, ऑक्सीजन तो हमें किस फॉर्म में मिलता है, O2 फॉर्म में मिल जाता है या फिर O3 फॉर्म में मिल जाता है। सल्फर हमें S8 फॉर्म में भी मिलता है, S6 फॉर्म में भी मिलता है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो S2 फॉर्म में भी मिल जाता है। यानी कि नीचे की तरफ जाने पर कैटिनेशन की पावर बढ़ती है, जैसा कि नाइट्रोजन फैमिली में भी हुआ था। नाइट्रोजन फैमिली में क्या कहा था, नाइट्रोजन सिर्फ N2 होता है जबकि फॉस्फोरस P4, आर्सेनिक भी 4। तो एसिड जो होता है वो ऐसे क्राउन शेप होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो पेपर में कहाँ बना के देंगे तुम्हें, तो इसे क्राउन शेप बोलते हैं। कुछ ऐसा बनता है WWE जैसा ये। ठीक है, ऐसे बनाओगे, हर कॉर्नर पे क्या लगा दो, सल्फर लगा दो, तो ये होता है। ठीक है, एसिड का स्ट्रक्चर। दूसरा S6 होता है, वो इस तरीके से चेयर फॉर्म बनती है। बहुत खराब चेयर बनाई है मैंने। ओह, पेज गायब हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कभी कभी तो मैं खुद भूल जाता हूँ ड्राइंग बनाना। ठीक है, तो ऐसे बनता है। तो इस सब में सल्फर लगा होगा, तो इसे बोलते हैं चेयर फॉर्म। और पहले वाले को क्या बोलते हैं, रिंग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो वाला मैं बता देता हूँ आपको। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, देखो। जो S2 होता है ना, ठीक है, जो हमारा S2 होता है वो बिल्कुल O2 के जैसा होता है। जैसे O2 कैसी गैस होती है, पैरा मैग्नेटिक, वैसे ही हमारा S2 भी क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक। अब तुम्हें O2 के बारे में जो बातें याद हैं, ये पैरा मैग्नेटिक क्यों होता था O2, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। कौन से ऑर्बिटल में, π2px और π2py, वो भी कौन से वाले, एंटी बॉन्डिंग वाले, स्टार वाले। तो इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या होते थे आपके पैरामैग्नेटिक। अब सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है तो वहां 2p नहीं होगा, क्या होगा वहां पे 3p होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, सल्फर S2 यानी कि पैरामैग्नेटिक गैस होती है। और ये कब एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, नियर अबाउट 1000 केल्विन। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे इस फॉर्म में भी हमें मिल सकता है। फिर आते हैं इनके हाइड्राइड्स पे। तो हाइड्राइड्स क्या कहते हैं, देखो। तो इनके हाइड्राइड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, H2O, फिर क्या हो जाएगा H2S, फिर H2Ce और H2Te
और H2PO। तो जैसे NH3 के हाइड्रेट पड़े थे वही प्रोसीजर है, इसलिए चीज़ें इजी हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने कहा था कि मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगेन जैसे वहाँ NH3 का ज़्यादा हो गया था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरेस्टिंग बात इस बार ये है कि वाटर इस बार सबसे आगे निकल जाएगा, सबसे आगे। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है इसमें। फिर आता है लास्ट वाला एलिमेंट H2PO, फिर जैसा होना चाहिए वैसे ही होता है H2TE, फिर आता है H2CE, लास्ट में आता है H2S। ठीक है, थोड़ी देर के लिए H2 को भूल जाओ तो यही ऑर्डर होने वाला है। H2PO सबसे ज़्यादा मास होगा, उसका ज़्यादा होना चाहिए था, फिर कम होना चाहिए था, ठीक है। H2O सबसे आगे आ गया, राइट। NH3 वाला भी मैं याद दिलाता हूँ, तुम फिर भूल गए होंगे। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, लिंक करके पढ़ने हैं इसलिए। तो नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि मास बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है BiH3 का ज़्यादा होगा, फिर SbH3 का कम होगा, फिर क्या लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, AS है, हाँ ये A है, आर्सेनिक। फिर होना किसका चाहिए, फॉस्फोरस का, लेकिन आ किसका जाता है, अमोनिया का। तो बस इतना ही चेंज होता है यहाँ तो, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है PH3 यानी कि फॉस्फीन से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यूनिक है, इसलिए दोनों ट्रेंड आपने याद रखने हैं। क्लियर हुआ? तो ये कहानी है इसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। फिर इसके बाद और क्या आता है हमारे पास, ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में, और फिर सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। तो O2 गैस की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे आप जानते हैं सभी, ये गैस होती है, कलरलेस गैस होती है, पाई बॉन्डिंग बनाती है ना। O और O के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसके प्रिपरेशन के बारे में तो कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं याद करने का। इसके आइसोटोप के बारे में याद रखो, O3 ओजोन, सॉलिड स्टेट भी मिलेगी, लिक्विड भी बना सकते हैं, और गैस तो होती ही है। तो जो रियल स्टेट होती है इसकी गैस, वो कैसी होती है, पेल ब्लू। ओजोन लेयर आसमान में होती है ना, सुना है। तो आसमान कैसा होता है, तो हल्का नीला, आप उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम उसको लिक्विड कर दें यानी कि गैस को और कंप्रेस कर दें तो लिक्विड तो कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो कैसा बोलेंगे, डीप ब्लू। और कंप्रेस कर दो तो वॉयलेट ब्लैक। तो ऐसे इस सीक्वेंस के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं, समझे। फिर पूछते हैं कि ओजोनोलिसिस, मतलब सॉरी, ओजोन जो है वो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होती है, या ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों काम करती है। ब्लीचिंग एजेंट का काम भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। वो किस वजह से होता है कि O3 जल्दी से ब्रेक होके क्या बनाता है, O। तो आपका आंसर होगा ये, नेसेंट ऑक्सीजन, कि O की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन करती है। क्लियर हुआ? अब आते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में। तो देखो, पहला होता है H2SO3, फिर है H2SO4, फिर है H2SO5, फिर है H2S2O7, फिर है H2S2O8। तो इस तरीके के हमारे पास होते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ, चलो देखें भी बना के। तो नाम लिखते हैं पहले। H2SO4 मुझे लगता है सब जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट नाम से ही बता दोगे, चेक क्या करना है। एक आ रहा है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैक्सिमम +6 होती है। अब ऊपर देखो, एक O कम कर दिया है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 था, एक O कम करा है, H3PO3 आया था। तो फॉस्फोरस कहा था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। एक O कम करा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से कम हो गई होगी, तो कितनी आ जाएगी यहाँ, +4 आ जाएगी। 3 2 6 -2। H2SO5, एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो लगा दिया है मैंने, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग आ गई होगी, पर ऑक्साइड बॉन्डिंग आ गई हो। एक एसिड है तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रिक से मैंने बता दिया, +6। H2O7 इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम होता है ओलियम, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, ओलियम कहते हैं, बाकी तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलेंगे इसे। और H2S2O8 होता है पर ऑक्सो, एक और एक्स्ट्रा O आ गया ना, तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक
एसिड। ठीक है, ये होता है। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर सारे टेट्राहेड्रल होंगे, सारे स्ट्रक्चर कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में कोई लिंकेज कभी भी नहीं होगी। इस बार लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। चलो बना के देखें। सल्फर है, 4 का पैटर्न में बना लेता हूँ पहले, अगर लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। तो H को तो O के साथ ही जोड़ना है, तो 2 ही H हैं आपके पास, तो 2 लगा दिए आपने, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन भी लग चुका है, लेकिन 4 लोकेशन बनानी है, तो फिर ऊपर क्या आएगा, एक लोन पेयर। क्लियर हुआ। या फिर ऐसे ही H2SO4 बनाओ, तो H2SO4 में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे और 2 के आ जाएंगे OH आ जाएंगे। H2SO5 बनाओ, ये सब ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे क्या करो, O और ये H, तो परऑक्साइड लिंकेज यहाँ भी प्रेजेंट है, तो 2 एसिड हमारे ऐसे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, परऑक्साइड लिंकेज। H2S2O7 कैसे बनाओगे, 2 पैटर्न बनाओ, जैसे H4P2O7 में किया था। ठीक है, H2 है, तो 2 H तो ऐसे निपटा दोगे, बाकी क्या लगाओगे, फिर डबल बॉन्ड O लगा दोगे, तो ये हो गया H2S2O7। 8 करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लगा दोगे, तो परऑक्सो बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, इसमें ओलियम है और ऊपर के ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड। डायरेक्ट लिंकेज नहीं होती है, याद रखेंगे इस बात को। H2S2O6 भी वैसे बनेगा जैसे H4P2O6 बना था। और क्या बात याद रखते हो फिर तुम इसमें, हेलोजन फैमिली बची है, बस खत्म कर देते हैं उसको भी, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। ये जो नोबल गैसेस है 18 ग्रुप आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, फिर अलग से चैप्टर बना के दिया है वो, तो उसको हम अलग से ही कर लेंगे, क्योंकि मैं सिलेबस के चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जो ढूंढना आपको ईजी रहे। तो अब बात करते हैं हेलोजन फैमिली की। हेलोजन फैमिली, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने F2Cl2Br2I2 करके लिख दिया, ठीक है, वैसे FClBrI लिख लेना चाहिए मुझे, तो मैंने कंपाउंड लिख दिए कि होते क्या है दरअसल वो। तो आप सभी जानते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन तो प्योर तरीके से, बढ़िया तरीके से एकदम गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड है, बहुत इंपॉर्टेंट यार, बिल्कुल गलती मत करना। देखो पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे लिक्विड नॉन मेटल कहा जाए तो ब्रोमीन, लिक्विड मेटल कहा जाए तो मरकरी। ठीक है, आयोडीन होता है आपका सॉलिड, मेटेलिक करेक्टर रहेगा इसके अंदर। कलर दिखाते हैं, कलर याद नहीं करने, रीजन याद रखना है, कलर क्यों होते हैं, वाई कलर्ड। तो एक बात याद रख लो बस, कि इसमें ट्रांजिशन होता है पाई स्टार से सिग्मा स्टार, कैसे क्यों कुछ कोई सवाल नहीं, बस याद कर लो, पाई स्टार से सिग्मा स्टार। ठीक है, एमओटी में देखे हैं आप लोगों ने, अगर आप लोगों को पता है तो, फ्लोरीन का एमओटी डायग्राम बनाते हो ना, जब ऊपर का बनाओगे एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट, तो तुम्हें याद आएगा, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होते हैं बचते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये होता है सिग्मा स्टार और ये होते हैं पाई स्टार। तो जब एनर्जी आएगी तो बता ही दिया, आप क्या बचा, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऊपर जाता है, तो इसको ट्रांजिशन को बोलते हैं पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। इस वजह से कलर होते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, वहाँ एक एक्सेप्शन होता था, पढ़ा है आप लोगों ने पीरियोडिक में, कि Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है, Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाले कौन होते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। दूसरों का ऑक्सीडेशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेते हैं, तो फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की। समझे प्यारे बच्चों, बच्चे तो नहीं हो तुम तो हो अच्छे बच्चे, बड़े बच्चे। ठीक है, Cl2 की रिएक्शन कराओ HOH से। क्या तुम्हें भी ऐसा हो रहा है आजकल, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तुम्हारा सर फटने को तैयार हो जा रहा है, या तुम्हें बहुत नींद आ रही है, लथार्जिक हो रहा है। ठीक है, तो दिन भी ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन मेहनत करते रहनी पड़ेगी। ठीक है,
तो मैं सबसे बोलता हूँ या तो नींद पूरी होगी या तो ख्वाब पूरे होंगे। तो ध्यान रखो भाई, क्या पूरे करने हैं। ठीक, तो ये है, देखो Cl2 की रिएक्शन H2O से कराओ, एक HCl को दे दो एक OH को, तो एक HCl बन गया, एक HOCl। HOCl भी ऑक्सो एसिड होता है, देखो HO से जुड़ा है ना। अभी बात करेंगे इनकी, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, लिख लेना हाइपोक्लोरस एसिड। सेम प्रोसीजर ब्रोमीन के लिए करना है, Br2, H2O से ब्रेक कर दोगे तो एक तो बन जाएगा HBr और दूसरा बन जाएगा HOBr, यानी कि OHBr, हाइपोब्रोमस एसिड। लेकिन फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन में अगर ऐसा हो जाता तो इसका मतलब ये है कि, अब देखो ब्रेक करने का तरीका क्या है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक Cl नेगेटिव बन रहा होगा और एक Cl पॉजिटिव, तभी तो Cl पॉजिटिव पे OH नेगेटिव आ रहा होगा। लेकिन फ्लोरीन तो कभी नेगेटिव के अलावा कुछ बनाता ही नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऐसे नहीं होगी। तो दो HF बन जाते हैं यहाँ पर, और कौन सी गैस बाहर कर देता है, ऑक्सीजन गैस बाहर कर देता है। क्लियर हुआ? तो ये है हमारे पास, और इसकी प्रिपरेशन तो याद मत रखनी है तुम्हें किसी की, ये दो रिएक्शन याद कर लो। Cl2 है तुम्हारे पास क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन की रिएक्शन तुम्हें करानी है अमोनिया से, और अमोनिया एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा अमोनिया है तुम्हारे पास। तो तब क्या होता है, तो अगर अमोनिया तुम्हारे पास एक्सेस में है तो कंपाउंड बनता है NH4Cl, यानी कि अमोनिया ज़्यादा दिखेगा कंपाउंड में। अब इसका उल्टा करते हैं, अब Cl2 एक्सेस में है और अमोनिया कम है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो Cl वाले कंपाउंड ज़्यादा दिखेंगे, जैसे NaCl, H2O, फिर NaClO। तो ये जो मैंने बोला है उससे याद रखोगे तो तुम्हें इजी हो जाएगा कि NH3 ज़्यादा है तो NH3 वाले कंपाउंड ज़्यादा, Cl ज़्यादा है तो Cl वाले कंपाउंड ज़्यादा। फिर एक रिएक्शन और याद रखो क्लोरीन की, अगर Cl2 की रिएक्शन कराई जाए NaOH से, कैसा NaOH है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो कंपाउंड बनता है, एक सेकंड, मैंने ऊपर वाला कंपाउंड थोड़ा गलत लिख दिया, वेट वेट वेट, ओके। Cl2 की रिएक्शन NH3 से कराओगे तो ये बनाएगा NCl3, ज़्यादा Cl वाला कंपाउंड ये है, हाँ, और ये HCl। चलो यहाँ जाओ, कोल्ड NaOH और ये डाइल्यूट लेना, तो इसमें बनेगा जो मैंने लिख दिया था, तो NaCl प्लस H2O प्लस NaClO, NaClO। फिर Cl2 है, NaOH अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले दिया, हॉट भी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो NaCl तो सेम है, H2O भी सेम है, बस यहाँ पे ऊपर NaClO बना था, यहाँ पे NaClO3, ये दो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये कहानी रहती है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इंटर, इस टॉपिक में मैंने अभी तक स्टार नहीं लगवाया किसी में। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, जब कंपाउंड अलग अलग हेलोजन्स के बीच में ही बन जाते हैं उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे IF7, दोनों हेलोजन ही है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। Cl2 को नहीं बोलोगे, दोनों Cl सेम है। BrF5, तो ये क्या कहलाते हैं आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से, मतलब कम स्टेबल होंगे, मोर रिएक्टिव, क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो बस लास्ट सेगमेंट इसका, और वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो पहला है HClO, फिर दूसरा है HClO2, तीसरा है HClO3, फिर चौथा है HClO4। अब यहाँ पे वो ट्रिक फेल हो जाती है जिसमें मैंने कहा था कि एक एसिड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं करेगी बस इसमें, बाकी सब जगह काम करती है। चलो चेक करते हैं, इसमें नॉर्मली निकालो कोई, क्योंकि अगर ऑक्साइड लिंक ही नहीं होती कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो आप निकाल लो सिंपल। तो ये एक्स, Cl कितना, एक सेकंड, Cl तो x है ना, H कितना है 1, Cl कितना है x, O कितना है -2, तो कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। तो पहले वाले में आएगी +1, फिर दूसरे में निकालोगे 2 2 जा 4 -1 +3, फिर आएगी +5, फिर आएगी +7, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर रहने वाला है +3 +5 +7।
अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो 7 है ना, तो हमें लास्ट वाले को बोलना चाहिए था एक एसिड, लेकिन ऐसा नहीं है, पहला वाला होता है हमारा, तो इसे सीक्वेंस में याद रखोगे तो हो जाता है हाइपो क्लोरस एसिड, फिर बोलते हैं क्लोरस, हाइपो हटा दो, क्लोरस, फिर बोलेंगे क्लोरिक, लास्ट वाले को पर क्लोरिक बोलते हैं, है तो एक लेकिन क्लोरिक, हाइपोक्लोरिक HClO4। तो ये कहानी रहती है, एक लास्ट चीज, बस लास्ट, वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आज आप लोगों का ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो HClO, HClO3, हर बच्चा ये ऑर्डर याद रख लेगा, ठीक है, पेपरों में आया कई बार। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ +7 है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं दूसरों के अंदर से। तो देखने से लगेगा +7 वाला सबसे अच्छा खींचेगा लोगों से इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन होता है? +1 वाला, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि सल्फर क्लोरीन की जो अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अब सल्फ क्लोरीन को देखो, एक है +1, एक है +3 और एक है +5। तो मुझे बताओ, +1 से तुम जल्दी पहुंचोगे Cl-1 तक या +7 से जल्दी पहुंचोगे? तो आपका आंसर होगा सर +1 को इजी पड़ेगा -1 तक पहुंचना, तो इसलिए वो जल्दी करेगा इस काम को, ठीक है। इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इतना ही ध्यान रखना है बस। तो पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश करी है दो दो के अंदर निपटा दिए, एक निपटाए नहीं मतलब कंप्लीट कराए। तो यही चीजें याद करनी है, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करनी है, मार्केट में कई सारी बुक्स आ रही हैं, तो आपने उनको ज्यादा नहीं करना है, मतलब ज्यादा क्या तुम्हें करनी ही नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। बहुत LT का लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है, लेक्चरर के लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है तुम्हें इसमें। जो अभी आपका एग्जाम है उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो, फिर ट्रस्ट करो कि अच्छे से करोगे इस तरीके से तो हो जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें सारे सवाल मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी नहीं जुड़े हो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा वो क्वेश्चंस का आएगा, और बाकी लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।